फ्रांस में कैसे 1789 के रिवॉल्यूशन के बाद भी नेपोलियन बोनापार्ट वहाँ का राजा बन जाता है और हिस्ट्री में 17th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक जो कुछ भी हुआ वो सब जानेंगे और कैसे नेपोलियन बोनापार्ट अपनी ग्रेट थिंकिंग की वजह से दुनिया का सबसे बढ़िया मिलिट्री कमांडर था। Found the crown of France in the gutter and placed it atop my own head. और कैसे उसके ग्रेट माइंडसेट और ग्रेट लीडरशिप की स्किल्स को देख के दुनिया उसको ग्रेट लीडर बोलती थी और क्यों कुछ लोग उसको विलन मानते थे उसके कुछ गलत कामों की वजह से। तो आज की वीडियो में सब जानेंगे। तो कहानी शुरू होती है 1769 से, जब नेपोलियन का जन्म कॉर्सिका नाम के आइलैंड पे हुआ। ये आइलैंड एक टेरिटरी था, वो भी एक ऐसे देश का जो आज के टाइम पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस देश का झंडा कुछ ऐसा दिखता था और इस देश का नाम था द रिपब्लिक ऑफ जेनुआ। इस देश में अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कॉर्सिका के लोग एक इंडिपेंडेंट नेशन का प्लान बनाते हैं। इस प्लान को लीड करते हैं पास्कुआले पाउली। पास्कुआले पाउली एक कॉर्सिकन लीडर थे और बात की जाए नेपोलियन बोनापार्ट की, वो भी एक कॉर्सिकन थे। तो वो बड़े होने के बाद पास्कुआले पाउली को आइडलाइज करने लगे। पास्कुआले पाउली की लीडरशिप में वह अपने देश से लड़ते रहे 1760 से लेकर 1768 तक। फिर एक दिन ऐसा आता है जब रिपब्लिक ऑफ जेनुआ कॉर्सिका को फ्रांस को बेच देता है, क्योंकि जेनुआ देश के ऊपर पहले से ही बहुत कर्ज था। इससे कॉर्सिका के फ्रीडम फाइटर्स बहुत ही दुखी होते हैं। इसके बाद वो एक और बैटल करते हैं जो कि फ्रांस से होती है, जिसे जाना जाता है बैटल ऑफ पोंटिनोवो, जो 1769 में होती है। और इस बैटल को कॉर्सिका हार जाता है और फ्रांस पूरे कॉर्सिका के ऊपर कब्जा कर लेता है। इस वॉर में नेपोलियन बोनापार्ट के फादर जो कि कार्लो बोनापार्ट थे, वो एक लॉयर थे, उनकी भी बहुत ही अहम भूमिका थी। लेकिन वॉर को हारने के बाद पास्कुआले पाउली को देश छोड़ के जाना पड़ा और कार्लो बोनापार्ट अपनी साइड ही चेंज कर लेते हैं। मतलब अब वो फ्रांस के लिए काम करेंगे और इतना ही नहीं, वो नोबिलिटी के साथ साथ रॉयल चीफ ऑफ जस्टिस का भी दर्जा हासिल कर लेते हैं, वो भी लुई 16 की शासन में, और वो वहाँ के एक रॉयल चीफ ऑफ जस्टिस बन जाते हैं। लेकिन ये सारी बातें जब नेपोलियन बोनापार्ट को पता चलती हैं तो वो अपने फादर को कावर्ड समझने लगते हैं। लेकिन उन्हीं की कनेक्शंस की वजह से नेपोलियन और उसके भाई को स्कॉलरशिप्स मिले थे, वो भी मिलिट्री स्कूल के, जिसकी वजह से नेपोलियन एक अच्छे मिलिट्री कमांडर बन पाए। लेकिन नेपोलियन एक अलग माइंडसेट का बंदा था और वो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते थे और उनका कहना था कि वो एक दिन कॉर्सिका को एक इंडिपेंडेंट नेशन ज़रूर बनाएंगे और मेरा ये सपना ज़रूर पूरा होगा। और इसी सपने को देखते देखते वो इतनी मेहनत करते हैं और अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद अपनी क्वालिफ़िकेशन को रॉयल आर्टिलरी में कन्वर्ट करते हैं और फ्रांस की मिलिट्री एकेडमी में एडमिट होते हैं और उन्हें फ्रांस की आर्मी में एज अ सेकेंड लेफ्टिनेंट पोस्ट किया जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है 1789 में, जब होता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इस टाइम पे फ्रांस में बहुत ही ज़्यादा दंगे चल रहे होते हैं और सभी ग्रुप्स अपने एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। फ्रांस में इतनी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन होती है, इस सिचुएशन को रोकने के लिए 1793 में एक ग्रुप होता है जिसका नाम होता है जैकोबिन्स। वो वहाँ पे पावर में आता है और सभी को उनकी बात माननी पड़ती है। इस ग्रुप को लीड कर रहे थे रॉबेस्पियर और नेपोलियन रॉबेस्पियर को उसी टाइम पे एक टेम्पलेट लिखते हैं, जिस टेम्पलेट को पढ़ के रॉबेस्पियर थोड़ा नेपोलियन को जानने लगते हैं और उसके बाद नेपोलियन को कमांड दिया जाता है द टूलोन बैटल को लड़ने का। इस बैटल में ब्रिटिश अपनी पावरफुल शिप्स को लेकर फ्रांस के ऊपर हमला कर रही थी, लेकिन नेपोलियन एक अच्छे मिलिट्री कमांडर थे और उनकी पोजीशन थी इस टाइम पे सीनियर गनर कमांडर। तो वो एक प्लान क्रिएट करते हैं और उस प्लान में वो बताते हैं अपने सोल्जर्स को कि पहले हम उस फोर्ट पे कब्जा करेंगे और उस फोर्ट से हम उनकी शिप्स को अच्छे से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये बैटल बहुत ही डेंजरस थी। इस बैटल को जीतने के बाद रॉबेस्पियर सरकार नेपोलियन को एक टेम्पलेट लिखती है जिसमें वो कहती है आई हैव अ नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब बोनापार्ट मेरिट। मतलब हमारे पास कोई भी वर्ड नहीं है नेपोलियन की वीरता को कहने के लिए। फिर नेपोलियन को ब्रिगेडियर जनरल बना दिया जाता है सिर्फ 24 साल की उम्र में। लेकिन फ्रांस में सिविल वॉर अब भी बंद नहीं हुए थे, तो रॉबेस्पियर सरकार इससे बहुत ही ज़्यादा परेशान थी और वो कुछ रूल्स बनाती है, जैसे सभी 80+ मेंस को वोटिंग का राइट होना चाहिए और सभी वुमेन्स को डिवोर्स का भी राइट होना चाहिए और सबसे बढ़िया सभी को एजुकेशन और वर्क का भी राइट होना चाहिए। इन रूल्स को बनाने के बाद इन सभी रूल्स को पूरे फ्रांस के अंदर लागू किया गया
से ये तो फ्रांस की गवर्नमेंट के कुछ अच्छे काम थे, लेकिन रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट ने कुछ गलत काम भी किए थे। उन्हें अगर किसी भी बंदे पे शक होता था तो वो उसको मरवा देते थे बिना किसी प्रूफ के। ऐसे ही उन्होंने 20,000 लोगों को मरवाया था। लेकिन अब ये गवर्नमेंट भी ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी, तो रॉबेस्पियर की सरकार को भी एक दिन हटा दिया जाता है और नेपोलियन भी इस गवर्नमेंट के साथ थे और उनको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन एक हफ्ते बाद नेपोलियन को जेल से रिहा कर दिया जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है तब जब पॉल बरास इनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। पॉल बरास कहते हैं कि तुम्हें एक रिवॉल्यूशन को रोकना है, वो भी कम इन्फेंट्री के साथ। और नेपोलियन इस रिवॉल्यूशन को सिर्फ 2 घंटे में अपनी 40 तोपों की मदद से रोक भी देते हैं, जिसको देख के पॉल बरास बहुत खुश होते हैं और नेपोलियन बोनापार्ट को जनरल की रैंक दे दी जाती है। इसके बाद नेपोलियन को आर्मी ऑफ इटली का कमांड दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि इटली की आर्मी, इसका मतलब ये है फ्रांस की आर्मी जो इटली में ऑपरेशन कर रही थी, उनके अंदर ना तो कोई मोटिवेशन था, ना तो उनके अंदर कोई डिसिप्लिन था। फिर नेपोलियन अपनी मोटिवेशनल स्पीचेस से उनको मोटिवेट करते हैं। वो कहते हैं बिना डिसिप्लिन के कोई जीत नहीं होती और किसी कंट्री को जीतने के बाद उस पर लूटपाट करना कोई ही वीरता का काम नहीं है। और फिर उसी आर्मी के साथ नेपोलियन लड़ते हैं बैटल ऑफ आर्कोल, जिसमें उनकी स्ट्रेटजी थी कि पहले हम जल्दी से इधर से उधर मूव करेंगे और सरप्राइजली दुश्मनों के ऊपर अटैक कर देंगे। और फिर इस बैटल में नेपोलियन की आर्मी को थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बट फाइनली नेपोलियन इस वॉर को जीत लेते हैं। फिर 1798 में पॉल बरास नेपोलियन को ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन नेपोलियन इसको मना कर देते हैं क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट को पता था कि ब्रिटिश जैसी कंट्री से लड़ना कोई आम बात नहीं है और ये खतरे से खाली भी नहीं होगा। फिर वो प्लान बनाते हैं कि हम पहले साउथ में जाके इजिप्ट को कैप्चर करेंगे और इजिप्ट को कैप्चर करने के बाद हम ब्रिटिश का इंडिया जाने वाला रास्ता रोक सकते हैं। ये प्लान नेपोलियन बनाने के जस्ट 1 दिन बाद ही अपनी शिप्स में 40,000 सोल्जर्स और कई साइंटिस्ट और कई आर्टिस्ट को लेकर निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में नेपोलियन को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उन्हें मिलता है रास्ते में माल्टा। तो वो सबसे पहले माल्टा को कैप्चर करते हैं और कम से कम 4 दिन तक अपनी आर्मी को वहीं पे रखते हैं और फिर उसके बाद वो आते हैं इजिप्ट। और इजिप्ट के लोकल राजाओं को हराने के बाद ये बैटल भी नेपोलियन बहुत ही आसानी से जीत लेते हैं। काइट वे के ऊपर फ्रांस अपना झंडा लहराता है और नेपोलियन वहाँ पे एक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी खोलते हैं जिससे प्रॉपरली इजिप्ट के कल्चर और हिस्ट्री के ऊपर सिस्टमेटिकली रिसर्च की जा सके। कि नेपोलियन ये प्लान बेकार नहीं बना रहे हैं क्योंकि उनका ये प्लान ज़्यादा दिनों तक टिकने वाला है नहीं, क्योंकि 1798 में ब्रिटिश फ्रांस के ऊपर इतना बड़ा हमला करती है जिससे ब्रिटिश के लाखों शिप्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस बैटल को बैटल ऑफ नाइल से जाना जाता है और ये बैटल बहुत ही खतरनाक थी फ्रांस के लिए, आप इस पिक्चर से देख ही सकते हो। और फिर अगस्त 99 में नेपोलियन कुछ ऐसा करते हैं जो कि बहुत ही फेलियर सा था उनके लिए। नेपोलियन अपनी आर्मी को भूखा प्यासा छोड़ के फ्रांस वापस भाग जाते हैं और इजिप्ट भी अपने हाथ से खो देते हैं और इजिप्ट से पहले उन्होंने माल्टा को कैप्चर किया था वो भी वो अपने हाथ से गंवा देते हैं। ये नेपोलियन के लिए बहुत ही बड़ा फेलियर था। लेकिन एक बात शॉकिंग थी, इतनी फेलियर के बाद भी नेपोलियन जब फ्रांस पहुंचते हैं तब उनका स्वागत एक हीरो की तरह होता है और इसका सबसे बड़ा रीज़न है टेम्पलेट और न्यूज़पेपर्स। और उस टाइम पे न्यूज़पेपर्स को रोसेटा स्टोन पे लिखा जाता था और टेम्पलेट्स को भी इसी पे। ये सब नेपोलियन के कहने पे होता था क्योंकि नेपोलियन की खुद 6 न्यूज़पेपर के कंपनी थे और 2 वो अलग से, तो उनकी इतनी तारीफ़ की जाती थी कि उनको बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति माना जाता था और लोग उनको फिर मसीहा मानने लगे थे। और उनकी ऐसी ऐसी आर्ट्स के अकॉर्डिंग ऐसी ऐसी पिक्चर बनाई जाती थी कि फ्रांस के लोग उन्हें अपना हीरो मानने लगे थे, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत था। लेकिन फिर नेपोलियन फ्रांस के अंदर अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन लाते हैं जिसे फ्रांस की जनता बड़े आराम से मान लेती है। लेकिन वहाँ पे एक रेफरेंडम होता है, मतलब नेपोलियन वोटिंग करवाते हैं और नेपोलियन की फेवर में 99.1% वोट आए, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं था। रियलिटी में 50% वोट ही नेपोलियन को मिले थे, उससे थोड़े ज़्यादा मिले थे और बाकी के वोट उन्हें गायब कर दिए थे जो भी उनके अगेंस्ट। और फिर नेपोलियन को वहाँ का राजा बना दिया जाता है और फिर नेपोलियन कहते हैं कि इस पावर को पाने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है
और इस पावर को मुझसे कोई भी छीन नहीं सकता। द पावर इज़ माई मिस्ट्रेस। उसके बाद नेपोलियन कई वॉर करते हैं और उसके बाद फ्रांस के अंदर नेपोलियन एक कोड लाते हैं जिसे जाना जाता है नेपोलियन कोड ऑफ 1804। इसका फर्स्ट रूल यही था, कानून सभी के लिए इक्वल है, चाहे वो किसी भी ग्रुप का बंदा हो। और सेकंड ये था कि सभी मैंस को इक्वलिटी दी जानी चाहिए, जिसके बाद फ्रांस में फ्यूडलिज्म हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। थर्ड रूल था सिक्योरलिज्म, मतलब अब फ्रांस की गवर्नमेंट बिल्कुल सिक्योर थी और फ्रांस की जनता किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकती थी। और चर्च का फाइनेंस एंड टैक्स सब गवर्नमेंट के अंडर में आ गया। और चर्च के बिशप्स को सिलेक्ट करने का काम नेपोलियन खुद करते थे, जिसके बाद चर्च की पावर बहुत कम हो गई थी फ्रांस में। चौथा, नेपोलियन ने फ्रांस में 1800 में एक बैंकिंग सर्विस की स्थापना की जिसे जाना जाता था बैंक ऑफ फ्रांस, जिससे उनकी एक करेंसी भी इस्टेब्लिश हुई। रूल ये था कि सभी को टैक्स देना पड़ेगा, कोई भी टैक्स देने से बच नहीं पाएगा। और फिर 6 नंबर पे नेपोलियन ने एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी। पूरे फ्रांस के अंदर बहुत सारे स्कूल इस्टेब्लिश किए, मिलिट्री स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, और बच्चों में यूनिफॉर्मिटी लाई और सारी यूनिवर्सिटीज़ भी खोली और टीचर्स को ट्रेन भी किया गया। और इन सभी स्कूल्स का खर्चा सरकार ही उठाती थी, चाहे वो मिलिट्री स्कूल हो, सिंपल स्कूल हो या यूनिवर्सिटीज़ हो। 7 नंबर पर उन्होंने पानी की सुविधा को बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि पेरिस में पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। नेपोलियन ने कई जगहों पर कैनाल्स खुदवाए और पानी की समस्या को बिल्कुल दूर कर दिया। इससे फ्रांस की जनता बहुत खुश होती है। फ्रांस के अंदर कभी भी खाने की कमी ना पड़े, इसलिए फ्रांस के अंदर नए शोरूम्स, ग्रेनरीज को खोल दिया जाता। लेकिन नेपोलियन ने ब्रिटिश से बैटल को जीतने के लिए फ्रांस के लोगों को ज़बरदस्ती उनकी आर्मी में भर्ती किया और उनसे ज़बरदस्ती युद्ध करवाया जाता था। नेपोलियन को पता था ब्रिटिश भी पावर का भूखा है और नेपोलियन जानते थे कि ब्रिटिश ज़रूर हम लोगों के ऊपर हमला करेगा। और होता कुछ ऐसा ही है, बट ब्रिटिश के साथ साथ ब्रिटिश के और देश भी उसके ऊपर हमला करते हैं, जैसे प्रशिया, ब्रिटिश, ये सब उस पर हमला करते हैं। और ये लास्ट बैटल होती है, द बैटल ऑफ वाटरलू। इसमें नेपोलियन को हारने के बाद नेपोलियन को सेंट हेलन पे इंपोर्ट किया जाता है, जहाँ पे वो 6 साल बाद अपनी आखिरी सांस लेते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप अपना टॉपिक कमेंट कर सकते हो और कमेंट करके बताना नेपोलियन को लेके आपकी क्या राय है। आप उसको विलन समझते हो या हीरो? जाओ कमेंट करो और नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। बाय।